अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू BM एजुकेट्स। और आज जिस कोर्स की हम पढ़ाई करने लगे हैं दैट इज़ 8605 एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि देता है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड मिनिस्टर से निकला है। इसके बेसिकली मतलब है कि आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को, इंडिविजुअल्स को, और ऐसे स्पेस जो है वो लोगों को फराहम करें या दें जिसमें वो ग्रो हो सकें या अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है मैनेजिंग का और ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें मैनेज और ऑर्गेनाइज होती हैं। किस किस्म की चीज़ें? एक्टिविटीज़ हो गई, रिसोर्सेज हो गई, लोग हो गए, उनकी अपनी ग्रोथ हो गई, अपनी अचीवमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो ये सारा जो है इनकी जो मैनेजमेंट है वो केटर करता है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका काम क्या होता है कि बच्चों को और टीचर्स को वो प्लेटफॉर्म, वो इदारा मतलब देना या प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें और बेस्ट रिसोर्सेज या सर्विसेज हासिल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाने जा रही है तो उसको जो भी टीचर की रिसोर्सेज हैं, मटेरियल्स है, कंटेंट है पढ़ाने वाला, वो सब कौन देता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देगा। इसी तरह जो बच्चा पढ़ने जा रहा है, वहाँ पे जो स्टूडेंट है, उसकी क्लास, पढ़ाई के रिसोर्सेज, बुक्स एंड कॉपीज़ एंड लैपटॉप, सब कुछ कौन फराहम कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फराहम कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन? एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती है? उसमें टीम वर्क होता है, मतलब सब मिलजुल के काम करते हैं कोलैबोरेटिवली। क्लियर गोल्स होते हैं, सबके गोल्स सबके सामने क्लियर होते हैं कि उन्होंने क्या अचीव करना है। ठीक है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्रिएटिविटी का फैक्टर होता है, मतलब आप खुले दिमाग से और एक्सपोजर वाले पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, वाइड लेंस होता है, ये नहीं कि छोटे छोटे गोल्स बनाए और बस लकीर के फ़कीर जो आया वो कर लिया, नहीं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली अप्रोच होती है। अचीवमेंट मतलब आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ना, वो मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है ना जो आपको कहती है कि भाई ये चीज़ आपने अच्छी करनी ही करनी है, परफॉर्म। ठीक है, सो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको गुड एडमिनिस्ट्रेशन देती है। हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्यों ज़रूरी है। पहला, सबसे पहले तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ऑफ कोर्स गोल सबके होते हैं, तो वो गोल्स हासिल करने के लिए या अपना मकसद हासिल करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए स्कूल्स में। ठीक है, तो वो है जी अचीवमेंट ऑफ गोल्स। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब जो फाइनेंशियल एक फैक्टर होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है तो वो आपकी अफेक्टिव प्लानिंग हो जाती है, मतलब आपका पैसा ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, जिन चीज़ों पे पैसा लगना चाहिए वहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लास में मल्टीमीडिया नहीं है, बोर्ड्स नहीं हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि अच्छा कितने कितने पैसे जो हैं वो आपने डिवाइड करने हैं डिपार्टमेंट्स में, ताकि क्लासेस में मल्टीमीडिया आए या लैपटॉप्स दें बच्चों को। ठीक है, तो वो अफेक्टिव आप कह लें कि एक प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इसी तरह जो रिसोर्सेज वाला पार्ट है, वो भी जो भी रिसोर्सेज आपको एज अ टीचर या स्टूडेंट प्रोवाइड की जाती है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के खाते में ही है। ठीक है, और वो बहुत सोच समझ के आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा भाई इतनी इतनी चीज़ें इतने इतने बच्चों में या टीचर्स में डिवाइड होनी चाहिए। देन वी हैव ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स। ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा रिसोर्सेज आप अपने एजुकेशन में इंस्टीट्यूट में यूज़ करेंगे उतना ही अफेक्टिव आउटकम मिलेगा। ठीक है, सो ये रिसोर्सेज वाले जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल इंटरमिंगल हैं, मतलब एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इनमें। अच्छा, स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? स्कोप में सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग। ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक प्लानिंग ना हो तो कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, सो प्रॉपर आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो बैठती हैं, वो प्लान आउट करती हैं कौन सी चीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, किस डिपार्टमेंट में जानी है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग में आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें आपस में टीम कोलैबोरेट करती है, कोऑपरेटिवली साथ एक दूसरे के, मतलब टीम वर्क होता है। ठीक है, और उससे
ऑर्गेनाइजिंग से क्या आता है कि आपका जो काम है ना उसमें एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। फिर है जी स्टाफिंग। स्टाफिंग है जी ब्रिंगिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग स्टाफ। मतलब जो भी आप स्टाफ टीचर्स को ला रहे हैं स्कूल्स में, तो उनकी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको रिसोर्सेज देना इंपॉर्टेंट है। उनके लिए आप जैसे कि लॉकर्स अरेंज करते हैं, उनके लिए रजिस्टर्स अरेंज करते हैं, रिज़ल्ट फाइल्स अरेंज करते हैं, ये सब आपका स्टाफिंग के अंदर आता है। देन वी हैव डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता है कि डिसीजंस लेना और आगे कमांड्स या ऑर्डर्स देना, ठीक है। देन वी हैव कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग आपका वही टीम वर्क और कोऑपरेशन वाली बात आ जाती है कि मिलजुल के काम करना। देन वी हैव रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में हम होता है कि रिकॉर्ड कीपिंग वाला सिस्टम, जैसे कि लैपटॉप्स पे अगर आप फाइल्स बना रहे हैं या मैन्युअली जो आपकी रजिस्टर्स होते हैं जिसमें आप रिज़ल्ट्स अटैच करते हैं, वो वाली फाइल्स बना रही हैं, तो ये सब रिकॉर्ड कीपिंग में आ जाता है। बजटिंग आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है कि टीचर्स को पे जा रही है, बच्चों की फ़ीस आ रही है, कौन सा बच्चा फ़ीस में लेट हो गया है, ये सारा आपका बजटिंग में आ जाता है। अप्रोचेज़ टू एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अप्रोचेज़ मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो एलिमेंट्स या फैक्टर्स जिन्होंने बेसिस सेट की हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, मतलब हिस्ट्री की बात करें, पुराने ज़मानों की बात करें, तो एंशंट पुरानी जो सिविलाइजेशंस थी, जो लोग थे इजिप्ट के या चाइना के रहने वाले, तो ऑफ कोर्स उस वक्त भी लोग थे, उस वक्त भी काम होते थे, उस वक्त भी कारोबार होते थे, ठीक है। सो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैक्टर है ना वो उस टाइम से है कि लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, उनकी आमदनी जो है या जो उनको पैसे दिए जाते हैं वो किस हिसाब से दिए जाएं। सो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं ना ये पहले भी होते थे, तो इनका जो बेसिस है वो हिस्ट्री से ही आई है, ठीक है। सिविल सर्विसेज जो यूरोप में और ग्रेट ब्रिटेन, आपका जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना कि पढ़ाई और एडमिनिस्ट्रेशन, ये वहाँ से आया। करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, कपड़ों की इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, इनकी जो चेंजेस हैं ना उसने भी बड़ा इम्पैक्ट किया है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। फेडरिक एक स्कॉलर है, तो उसने कहा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं ना साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है, वो कहता है कि ट्रेनिंग, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर, डिसिप्लिन, यूनिटी का फैक्टर, कि सब मिल के काम करें, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें, उनको प्रॉपर काम सिखाया जाए, ये सब आपका एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फिर एक स्कॉलर है हेनरी फायल, वो कहता है कि वो फोकस करता है मैनेजर्स के रोल के ऊपर, कि जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे प्रॉपर काम निकलवाए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहते हैं। और वो कहता है कि वो 5 फंक्शंस हैं, जो कि हेनरी कहता है कि जो 5 फंक्शंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विच आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद है मैक्स वेबर्स की जो एक थ्योरी है जिसने ब्यूरोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है, वो ये कहता है कि जो आपके पर्सनल और इमोशनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब जो आप सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने ही ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचते हैं, वो चीज़ इसने एलिमिनेट करवाई है, मतलब उसने ख़त्म करवाई है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, इसमें डिफरेंट प्रोफेसर्स या स्कॉलर्स अपनी अपनी मतलब मुख्तलिफ राय देते हैं, ठीक है। कोई बात करता है क्लासिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्लासिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती हैं, ठीक है। कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करता है, कोई बात करता है कि जो आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट है और जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। कोई बात करता है कि जो आपकी मोटिवेशन है, जो आपकी मैनेजमेंट में जो काम आती है वो ह्यूमन फैक्टर्स हैं कुछ, उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे पर्सनल रिलेशंस है, आपका डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, आपके जिन सोसाइटी में आप रह रहे हैं वो ग्रुप डायनामिक्स हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों पे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट वेरी करती है। इसी तरह बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं ऑफ़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स आ जाती हैं, क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, मतलब लीडरशिप होनी चाहिए लेकिन डेमोक्रेटिक, सबके लिए एक जैसी चीज़, ठीक है, उसमें आप बायसनेस या इनजस्टिसनेस शो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, मतलब मिलजुल के काम करना, टीम वर्क को प्रमोट करना, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक
साइंटिफिक मेथड, मतलब जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं वो प्रॉपर थ्रू एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर एवेल्युएशन होनी चाहिए और फिर फीडबैक ज़रूर होना चाहिए. देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेम एज ऊपर वाला ही, कि टीम वर्क वाला फैक्टर आ जाता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात आ जाती है इसमें. फिर वी हैव प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी काम है उसमें रिजिडनेस शो नहीं की जा सकती, चीज़ें चेंज हो सकती हैं बिकॉज़ हर फेज़ चेंज होता है, तो उसके हिसाब से आपका जो कंटेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी चेंज की जा सकती है या होनी चाहिए. वो फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर है. प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है, मतलब ऑफ कोर्स प्लान आउट नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते, बड़ी सिंपल सी बात है. प्रिंसिपल ऑफ एवेल्युएशन, जो भी काम करते हैं उसमें हम एंड पे हमेशा एक एनालिसिस किया जाता है ताकि एवेल्युएशन में आसानी हो सके. और एवेल्युएशन का मकसद क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप नहीं अचीव कर पाए या वो जो नेगेटिव हैं उनको दोबारा सही कैसे किया जाए, वो एवेल्युएशन से पता चलता है. अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 2 की, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, उसमें हम बात करें अगर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट की, दो चीज़ें हैं कि एक होता है कि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी मैनेजमेंट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, डिसीजंस लेना, उनमें आपस में ये टीम वर्क का एलिमेंट बिल्ड करना, ये सारा मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है. दूसरा पॉइंट है कि मैनेजमेंट फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटी, जितने भी जो है ना फंक्शंस और एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपने रिसोर्सेज मैनेज करने हैं, टास्क्स मैनेज करने हैं, लोगों को मैनेज करना है, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, उनको अचीव करना है, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है. जो आपका जो तीन आप कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट है, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, मतलब ये कनेक्टेड हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक फर्म जहाँ पे मिलके सब काम कर रहे हैं कॉमन गोल्स के लिए, सबका टारगेट एक है. एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, पॉलिसीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो सब कर रहा है. मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके चलना सिस्टमैटिकली, दैट इज़ मैनेजमेंट. तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं. जो 5 की एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के, वो कौन से हैं? पहला है जी प्लानिंग. प्लानिंग मतलब कि आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने कैसे अचीव करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हासिल करना है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? प्लानिंग. ऑर्गेनाइजिंग में होता है स्ट्रक्चर करना, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को सिस्टमेटिकली लेके चलना, ठीक है, वन बाय वन, साइड बाय साइड. स्टाफिंग मतलब आपने जो अचीव अपना गोल करना है उसके लिए आपको किन लोगों की ज़रूरत होगी, किन ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होगी, वो स्टाफिंग में आ जाता है. फिर है जी लीडिंग. लीडिंग मतलब कि जो एज अ लीडरशिप जो क्वालिटी होती है ना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकें, वो लीडिंग में आ जाता है. देन वी हैव कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में एनालिसिस आ जाता है, एवेल्युएटिंग आ जाती है कि मॉनिटर करना सारी चीज़ों को कि क्या वो चीज़ें सही जा रही हैं या गलत जा रही हैं. मैनेजमेंट का प्रोसेस है ना एजुकेशन में, अगर हम देखें तो वो उसके कैसे स्टेप्स हैं उस प्रोसेस में. सबसे पहले उसमें प्लानिंग आ जाती है, वही गोल सेटिंग. ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है कि रिसोर्सेज जो भी हैं आपके पास उनको अरेंज करना, ठीक है. स्टाफिंग मतलब वही रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग. डायरेक्टिंग मतलब गाइड करना, कौन सी चीज़ कैसे करनी है, कब करनी है. कोऑर्डिनेटिंग, टीम वर्क, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इंश्योर करना कि सब एक ही पेस पे और अच्छे से मिलके काम कर रहे हैं. इनोवेटिंग मतलब क्रिएटिविटी का फैक्टर होता है कि आपने इससे बाहर भी कुछ सोचना है, ठीक है, लकीर के फ़कीर नहीं बनना जी. कंट्रोलिंग में वही फैक्टर आता है जहाँ पे आप कहते हो कि हमने एवेल्युएट करना है परफॉर्मेंसेस को, ठीक है. देन वी हैव बजटिंग. बजटिंग आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, कि रिसोर्सेज अगर इस्तेमाल किए हैं तो कितने पैसे लग गए हैं, कितने पैसे होने चाहिए. डिसीजन मेकिंग, अगर बहुत सारे सेवरल पर्सपेक्टिव्स हैं सो उसमें से कौन सा बेस्ट आपने चूज़ करना है, ठीक है, वो डिसीजन लेना होता है. ह्यूमन रिलेशंस, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही इंस्टीट्यूट में सब मिलजुल के काम कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे का रिलेशन कैसा है, ठीक है, प्रोडक्टिव है, नेगेटिव है, कैसा है. रिपोर्टिंग है, कम्युनिकेशन है, मतलब
आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आप अपने मैनेजर्स को प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सर आज हमारा ये काम था और हमारा ये आउटपुट है, ठीक है, वो रिपोर्टिंग की बात हो रही है। फिर जो लीडरशिप वाला एक है आपका मोटिव, के क्या आपका जो लीडर है, क्या आपका जो मैनेजर है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप अपने गोल्स को अच्छे से अचीव करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला फैक्टर, कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम है, तो क्या आपके पास उसके लिए सॉल्यूशंस हैं कि नहीं। और मोटिवेशन, मतलब ऑफ कोर्स मोटिवेशन इंटरनल होती है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, क्या वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये 14 जो हैं, ये आपका बेसिकली प्रोसेस का हिस्सा हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो 3 लेवल्स हैं। पहला है टॉप मैनेजमेंट, फिर है जी मिडिल मैनेजमेंट, और तीसरा है लोअर मैनेजमेंट। देखिए, टॉप मैनेजमेंट से हमारी मुराद है जो आपका सबसे ऊपर मैनेजेरियल स्केल होता है, जहाँ पे पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट में अगर हम बात करें तो मैं कहती हूँ कि जो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल टॉप लेवल मैनेजमेंट में आती है, ठीक हो गया, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो उससे नीचे आपके जो सब्जेक्ट सुपरवाइजर्स मैं कह दूँ, ठीक है, या हर बिल्डिंग के, आपकी अगर एक स्कूल है उसकी 4 बिल्डिंग्स हैं और चारों बिल्डिंग्स में सेपरेट कोई मेन सुपरवाइज़र है या कोई मेन हेड है जो आंसरेबल है अपर मैनेजमेंट को, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ जाती है कि उनको डिपार्टमेंट सपोर्ट कर दिए गए हैं अपने अपने, और वो उन डिपार्टमेंट्स के लिए आंसरेबल हैं। फिर हम सबसे आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैरी होती हैं ना, लुक फॉरवर्ड की जाती हैं। तो उसमें जो आपका सुपरवाइज़र है, सिर्फ जैसे मेरा, अगर मैं इंग्लिश की टीचर हूँ तो मेरी जो लेवल ग्रेड 1 की जो मेन सबसे बड़ी जो इंग्लिश की टीचर होंगी वो मेरी सुपरवाइज़र हैं, तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेजर सोर्सेज ऑफ एजुकेशनल इश्यूज़, आपका जो एजुकेशन में इश्यूज़ आते हैं वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं। पहला है रिसोर्स इशू, मतलब फ़ंड्स नहीं होते भाई, सिंपल सी बात है, फ़ंड्स नहीं हैं तो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है, स्कूल्स में, ये सबसे बड़ा इशू है। प्रोसेस इशू है, मतलब कोई स्ट्रैटेजीज़ ही नहीं बनी हुई, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो काम कर रही है, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनी हुई जहाँ से आपका जो काम है वो आराम से या सिस्टमेटिक वे में हो जाए, ठीक है, तो प्रोसेस में इशू है। आउटपुट इश्यूज़ हैं, मतलब द रिज़ल्ट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, जो भी हम काम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल को ये देते हैं कि आपने 1 हफ़्ते में फ़लाँ बच्चे का रिज़ल्ट देना है क्योंकि वो उसकी पोस्टिंग हो रही है जी। अब वो जो आउटपुट है, ठीक है, आप, एक तो प्रोसेस इतना स्लो है, ठीक है, वो पता नहीं कब होगा, लेटर जाएगा, अप्रूव होगा, वो सारी चीज़ें, तो वो आउटपुट में इतना डिले आ जाता है कि वो आउटपुट ही स्लो हो जाता है। फिर आउटपुट में इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं कि बच्चे के रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है, बच्चे के अटेंडेंस में प्रॉब्लम है, वो सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सोसाइटल इश्यूज़, मतलब जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, ठीक है, उसमें अपने इश्यूज़ हैं, मतलब उनकी वैल्यूज़ में इशू है, टेक्नोलॉजिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, तो ये सारे आपके सोसाइटल इश्यूज़ आ जाते हैं। यूनिट 3 इज़ अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन। अब सुपरविजन को हम बहुत सादा, या मैं बहुत सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें गाइड किया जाता है, जिसमें बताया जाता है टीचर्स को या जो भी काम कर रहे हैं कि एक्टिविटीज़ या रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे काम में लाया जाए, ठीक है, और अपने काम को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि इंस्टीट्यूट की भी ग्रोथ हो सके और आपकी प्रोफेशनल अपनी भी ग्रोथ हो सके या डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो वो बेसिकली सुपरविजन कहलाता है। फिर काइंड्स ऑफ सुपरविजन में क्या आता है, पहली टाइप है जी इंस्पेक्शन की, जो हम पहले भी कर चुके हैं, जो अथॉरिटेटिव होती है, मतलब अथॉरिटी के साथ, होल्ड के साथ जो की जाती है सुपरविजन, वो इंस्पेक्शन कहलाती है। देन वी हैव लाइसेंस फेयर, इसमें ये होता है कि नो सुपरविजन एट ऑल। हम कहते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है, ऊपर से कोई नहीं देख रहा, ठीक है, ऊपर से कोई एक्सटर्नल आपके फैक्टर्स नहीं आ रहे देखने के लिए। टीचर्स आर अलाउड टू टीच एज दे प्लीज़, मतलब टीचर्स अपनी मर्ज़ी से जिस तरह पढ़ाना चाहें, जिस तरह कंट्रोल करना चाहें, दे कैन डू इट, दे आर ओपन टू डू इट। थर्ड इज़ कोर्सिव। कोर्सिव में होता है कि अथॉरिटेरियन सुपरविजन जो होती है ना, वो फोकस की जाती है कंट्रोलिंग टीचर्स,
टीचर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनकी एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनके प्रोसीजर जिस तरह वो पढ़ा रही हैं मेथड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो कोअर्सिव में आ जाता है। ट्रेनिंग और गाइडेंस, प्रॉपर आप टीचर्स को बताएं, उनको लेक्चर्स डिलीवर करवाएं, उनको बताएं कि हमारा ये सिलेबस है, ये मेथड्स हैं, इस तरह हम पढ़ाते हैं। ये सारी ट्रेनिंग और गाइडेंस में आ जाता है। ये भी एक टाइप ऑफ सुपरविज़न है। डेमोक्रेटिक सुपरविज़न है जहाँ पे सुपरवाइजर्स एंड टीचर्स वर्क कोलैबोरेटिवली, मतलब जो इंग्लिश की टीचर है वो अपनी इंग्लिश सुपरवाइज़र के साथ मिल के अगर मीटिंग कर रही है, गोल सेट कर रही है, सिलेबस सेट कर रही है, कंटेंट सेट कर रही है, तो वो मिल के दे आर वर्किंग फॉर सम कॉमन गोल, तो वो डेमोक्रेटिक वे ऑफ सुपरविज़न है। अच्छा, अगर हम पर्पस की बात करें, सुपरविज़न हमें क्यों चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स हमने अगर अपना टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस सीखने का इम्प्रूव करना है तो हमें सुपरविज़न चाहिए। टीचर्स की, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल लर्निंग के लिए हमें सुपरविज़न चाहिए। आपस में टीचर्स और बच्चों में कोलैबोरेशन हो, टीम वर्क इम्प्रूव हो, सुपरविज़न चाहिए। गोल्स आपने अचीव करने हैं सब ने, सुपरविज़न चाहिए, ठीक है। हम ये इंश्योर करें कि जो आपका एक इंस्टीट्यूट है उसमें जो एक डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का फैक्टर है वो बहुत वाज़िया है, तो हमें सुपरविज़न चाहिए, ठीक है। तो सुपरविज़न हमें उसके पर्पस और नीड्स हैं, और यही सारे जो हैं वो मिलके एक इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाते हैं।